नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में भारतीय इतिहास की एक बेहद अहम और युगांतकारी घटना पर चर्चा की जाएगी। 1857 का विद्रोह। ये कोई आम घटना नहीं थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त और संगठित विरोध था जिसने उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। तो आइए देखते हैं कि आखिर उस दौर की परिस्थितियां क्या थी और इस महासंग्राम को एकदम सटीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इस विश्लेषण का रोडमैप क्या होगा। इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, विद्रोह के मूल कारण। दूसरा, इसकी शुरुआत और प्रमुख केंद्र। तीसरा, विद्रोह की असफलता। और आखिरी, इसके परिणाम और ऐतिहासिक प्रभाव। भाग 1, विद्रोह के मूल कारण। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1857 का ये विद्रोह कोई अचानक रातों रात होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये दशकों से सुलग रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष का एक ऐसा विस्फोट था जिसे टालना लगभग नामुमकिन हो चुका था। राजनीतिक कारणों में जो सबसे बड़ा कारण सामने आता है वो था व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की इस क्रूर नीति ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना सगा उत्तराधिकारी नहीं है तो उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और उनका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस एक रूल ने न जाने कितने शक्तिशाली राजघरानों को कंपनी का दुश्मन बना दिया। सतारा, नागपुर, झांसी और यहाँ तक कि अवध जैसे वफादार राज्य को भी इसी विस्तारवादी मानसिकता के चलते हड़प लिया गया। इससे शासक वर्ग में कितना गुस्सा और डर पैदा हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये असंतोष सिर्फ महलों या राजा महाराजाओं तक सीमित नहीं था। अगर आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर देखें तो गांव में किसान और जमींदार भारी लगान के बोझ तले दबकर टूट चुके थे। दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले सस्ते और मशीनी सामानों ने भारत के शानदार हस्तकला और कपड़ा उद्योग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और हाँ, सामाजिक बेचैनी भी बहुत थी। तेजी से फैलती पश्चिमी शिक्षा, सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देने जैसे कदमों से समाज में खलबली मच गई। आम लोगों के मन में ये गहरा डर बैठ गया था कि अंग्रेज जानबूझकर उनकी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अब जरा सेना के भीतर पनप रहे गुस्से पर गौर करते हैं। उस वक्त ब्रिटिश सेना में लगभग 87% सैनिक भारतीय थे। फिर भी उन्हें अपने ही देश में दोयम दर्जे का माना जाता था। एक जैसी रैंक होने के बावजूद एक भारतीय सिपाही की तनख्वाह यूरोपियन सैनिक से बहुत कम थी। असल में उस दौर का सिपाही एक तरह से वर्दी में किसानी था, जो अपने साथ गांव और परिवार की तकलीफें लेकर चल रहा था। और इस आग में घी डालने का काम किया 1856 के उस कानून ने, जिसमें यह शर्त थी कि जरूरत पड़ने पर सैनिकों को समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। उस वक्त की मान्यताओं के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा धार्मिक अपमान था। भाग 2, शुरुआत और प्रमुख केंद्र। जब राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य स्तर पर इतना बारूद इकट्ठा हो चुका हो तो किसी चिंगारी से बड़ा विस्फोट होना तो तय ही था। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि ये एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाती है। आखिर 1857 में ही क्यों? इतने लंबे समय का गुबार अचानक उसी वक्त कैसे फूट पड़ा? आइए उस आखिरी चिंगारी को समझते हैं जिसने इस बारूद में आग लगाई। मार्च 1857 में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। एक अफवाह आग की तरह फैली कि जो नई एनफील्ड राइफल्स आई हैं उनके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। इन कारतूसों को राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इस एक बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों को भड़का दिया, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनके धर्म पर हमला था। मंगल पांडे ने आगे आकर इसका कड़े शब्दों में विरोध किया। नतीजा, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस कड़ी सजा ने आग को बेकाबू कर दिया और आखिरकार 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने खुली बगावत कर दी। यहीं से इस महान विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत हुई। मेरठ से उठी ये चिंगारी कितनी जल्दी एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैली, ये हम यहाँ साफ देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर महान भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश अधिकारियों की नींद हराम कर दी थी। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोहियों ने जॉन निकोलसन का सामना किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब और झांसी तथा ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपी जैसे शूरवीरों ने कमान संभाली। वहीं बिहार में
कुंवर सिंह ने विलियम टेलर की सेना को कड़ी टक्कर दी। ये महज कुछ नाम नहीं है, ये उन तमाम ऐतिहासिक योद्धाओं और उनके कड़े संघर्ष की जीती जागती कहानी है। भाग 3, विद्रोह की असफलता। इतने बहादुरी और इतने बड़े पैमाने पर फैले होने के बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि 1858 के मध्य तक आते आते इस व्यापक विद्रोह को दबा दिया गया था। आइए निष्पक्ष होकर इन कारणों की पड़ताल करते हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि अदम्य वीरता के बावजूद विद्रोहियों के सामने कई बड़ी ढांचागत कमजोरियां थीं। पहली बात, ये विद्रोह भौगोलिक रूप से सीमित था। दक्षिण भारत, पंजाब और राजपूताना का बड़ा हिस्सा इससे लगभग अछूता रहा। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक मजबूत एकीकृत केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। संसाधनों में तो जमीन आसमान का अंतर था ही। अंग्रेजों के पास रेलवे और टेलीग्राफ का पूरा कंट्रोल था, जिससे वो तेजी से संदेश और फौज भेज सकते थे। इसके अलावा शिक्षित मध्यम वर्ग और अमीर व्यापारियों ने भी इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी और कुछ मामलों में तो अंग्रेजों की आर्थिक मदद भी की। जुलाई 1858 तक लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा कर दी थी। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, परिणाम और ऐतिहासिक प्रभाव। यहाँ से प्रशासन का पूरा ढांचा बदलने वाला था। यह तुलना शायद इस पूरे विद्रोह का सबसे बड़ा और अहम परिणाम दर्शाती है। 1857 के इस महान विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉरपोरेट शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब देश की सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश संसद के हाथों में चली गई, यानी अब ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया था। ये सत्ता का हस्तांतरण आधुनिक भारतीय इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने प्रशासन का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अगर उन्हें टिकना है तो अपनी प्रशासनिक और सैन्य संरचनाओं को तुरंत बदलना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी बगावत दोबारा न हो। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। उस बदनाम व्यक्तिगत के सिद्धांत को रद्द कर दिया गया, धर्म और रीति रिवाजों में दखल न देने का वादा किया गया और सेना में दोबारा विद्रोह न हो, इसलिए भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपियन सैनिकों का अनुपात काफी बढ़ा दिया गया। 1857 की इस ऐतिहासिक घटना को अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने नजरिए से परखा है। उदाहरण के तौर पर वीडी सावरकर ने अपनी बेहद मशहूर किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे महज एक सिपाही विद्रोह मानने से इनकार कर दिया और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। इसके अलावा पीसी जोशी और जीबी मल्लिसन जैसे विद्वानों ने भी अपने कामों के जरिए इस विद्रोह के अनजान और नए पहलुओं पर खूब रोशनी डाली है। इसने दिखाया कि इस घटना का असर कितना गहरा और व्यापक था। और अब इस विश्लेषण के आखिरी में एक बेहद ही विचारोत्तेजक और गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या इस तथाकथित असफल विद्रोह ने ही आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए? देखिए, सैन्य दृष्टि से शायद ये अपने तुरंत निशाने पर नहीं लग पाया, लेकिन इसने जिंदगी में पहली बार समाज के अलग अलग वर्गों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट जरूर कर दिया। इस विद्रोह ने लोगों के अंदर आज़ादी की जो आग जलाई, उसी ने आगे चलकर भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम और एक मजबूत भारतीय राष्ट्रवाद की ठोस नींव रखी। और इसी दिलचस्प विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।